हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राघव शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है। उसकी बीवी नीता, माँ ललिता और पिता कमलनाथ गांव में रहते हैं। राघव एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय होता है और उसका बॉस वनराज उसके काम से हमेशा खुश रहता है। अरे वाह राघव, तुम्हारी वजह से आज हमारी कंपनी इतने बड़े डीलर्स के साथ डील कर पाई है। डीलर्स को कन्विंस करने के लिए थैंक यू, यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच वनराज सर। वनराज के काम से सभी खुश होते हैं। उसे प्रमोट भी किया जाता है। राघव रोज रात को जब ऑफिस से घर आता तो पहले अपनी बीवी नीता को वीडियो कॉल करता और अपने माता पिता से भी बात करता। अरे कैसन बा बिटुआ, सब कुछ ठीक बा के ना है? और ये का तू आज फिर से ई उबले हुए केचुए खा रहा है? आय हाय हाय हाय। अरे बिटुआ, पेट में ना इतने बड़ा गोला हो जाएगा। काहे हमारी बात नहीं समझ पावत है लड़का? अम्मा आप चिंता मत कीजिए, मैं इस मैगी नूडल्स में सिर्फ मैगी का मसाला ही नहीं बल्कि ढेर सारी सब्जियां भी मिक्स करता हूँ और इसे अलग अलग प्रकार से बनाता हूँ। कभी चीज डालकर, कभी मेयोनीज डालकर और कभी देसी तड़का देकर। लेकिन राघव जी, आपको तो पता ही है ना कि मैदा सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है। अगर ज्यादा मात्रा में खाया तो ये अच्छा संकेत नहीं होता है। नहीं नहीं नीता, मैं इसे रोज थोड़ी खाता हूँ। मैं तो इसे कभी कभार खा लेता हूँ। वैसे ये सब छोड़ो, आप लोगों ने क्या खाया आज? हम लोगों ने तो मस्त एकदम स्वादिष्ट लिट्टी चोखा खाया बिटवा। बहुरिया सच में बहुत ही अच्छा खाना बनावत है। ई हमारी बहुरिया नहीं, ई तो हमारी बिटिया ही है। आखिर बीवी किसकी है? राघव की। तो वो तो नंबर 1 होगी ना। एक दिन जब राघव के ऑफिस के दोस्त उसके शहर के किराए के घर में मैच देखने आते हैं, तभी राघव सबके लिए गर्मा गर्म तरह तरह के फ्लेवर्स वाली मैगी नूडल्स बनाता है, जिन्हें खाकर सब एकदम खुश हो जाते हैं और राघव की तारीफें करने लगते हैं। वाह राघव, अमेजिंग यार। शहर में रहते हुए हमने कभी ऐसी मैगी नूडल्स नहीं खाई। दिस इज समथिंग एल्स, वेरी अमेजिंग। सच में यार, इतनी टेस्टी और इतनी पौष्टिक मैगी नूडल्स तो कहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसे मजेदार मैगी नूडल्स तो सिर्फ तुम ही बना सकते हो राघव। थैंक यू दोस्तों। बाय द वे, ये डिफरेंट फ्लेवर वाली मैगी की रेसिपी तूने कहाँ से सीखी? यूट्यूब या इंस्टाग्राम? नहीं नहीं, मैंने ये रेसिपी तो अपने आप से ही इन्वेंट की है। मैंने कहीं से देखी या कॉपी नहीं की है। बस मसाले मिलाए और बाकी की तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलाए और बन गई डिफरेंट फ्लेवर्स वाली मैगी। अरे सुपर यार। राघव के दोस्तों को मैगी नूडल्स इतने पसंद आते हैं कि वो पूरी मैगी सफा चट कर लेते हैं और उसके लिए कुछ बचाते ही नहीं हैं। एक दिन वनराज राघव को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन पर काम करने के लिए देता है, जिसके लिए राघव 2 दिन सोता नहीं है और लगातार वो उसका प्रेजेंटेशन बनाने में लगा होता है। नहीं नहीं राघव, तुझे ये करना ही होगा। इस प्रेजेंटेशन को क्रैक करके क्लाइंट्स को डील के लिए मनाना ही होगा। आई नो ये अब तक का सबसे डिफिकल्ट प्रेजेंटेशन होने वाला है, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है और बस काम करते जाना है। मैं एक काम करता हूँ, अदरक वाली चाय बना लेता हूँ। राघव चाय बनाता है और फिर से लैपटॉप लेकर अपने प्रेजेंटेशन पर काम करने लगता है। इस तरह पूरे 48 घंटों बाद वो फाइनली ऑफिस के लिए निकलता है और तभी मुंबई की लोकल ट्रेन्स में सफर करते हुए उसकी बैग कोई चोरी करके चला जाता है और राघव उस चोर के पीछे भागता है, लेकिन उसके बाद पकड़ नहीं पाता। पुलिस को भी इन्फॉर्म करने के बाद भी पुलिस उस चोर को नहीं पकड़ पाती। आई एम सॉरी राघव जी, आपके बैग चोर को हम ढूंढ नहीं पाए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारी तलाश जारी रहेगी। आखिर उस बैग में आपका कीमती सामान जो था। अब मैं क्या करूं? मेरा लैपटॉप और पेन ड्राइव दोनों बैग में ही था। अब मैं ऑफिस में जाकर प्रेजेंटेशन कैसे दूं? क्लाइंट तो आ भी चुके होंगे। पता नहीं आज क्या होगा। वनराज सर तो गुस्से से आग बबूला हो चुके होंगे। उन्होंने 100 कॉल्स किए होंगे। मेरा फोन भी मेरे बैग में ही रह गया था। बेचारा राघव कांपते घबराते हुए हिम्मत जुटाता है और वो ऑफिस जाता है, लेकिन ऑफिस जाने के बाद वनराज उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे कारण आज मेरी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है? आज तक की सबसे बड़ी डील थी,
मैंने इतने भरोसे के साथ तुम्हें ये काम सौंपा था, लेकिन तुमने तो मेरी और इस कंपनी की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। आई एम सॉरी सर, मैंने पूरे 2 दिनों तक कड़ी मेहनत करके वो प्रेजेंटेशन बनाया था सर। उसके कुछ ग्राफिक्स और इमेज मैंने आपको सेंड भी किए थे, लेकिन आज सुबह ऑफिस में आते समय एक चोर ने मेरी बैग चोरी कर ली और मेरा लैपटॉप, मोबाइल फोन और पेन ड्राइव सब कुछ उसमें ही था। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। अब माफी मांगने का क्या मिलने वाला है तुम्हें राघव? जो होना था वो तो हो गया है। और क्या चोरी, कैसी चोरी? अरे तुमसे प्रेजेंटेशन फाइल तैयार ही नहीं हुई होगी, इसीलिए तुम आए ही नहीं, और अब ये चोरी वोरी की झूठी कहानी सुना रहे हो मुझे। क्या क्या औकात है तुम्हारी? गांव से आए थे तब तुम्हें मैंने नौकरी दी थी, वरना तुम्हें कोई नहीं पूछता, समझे तुम? हाँ, निकल जाओ। तुम्हारे होने ना होने से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गेट लॉस्ट। सर ऐसे मत कीजिए सर मेरी बात तो सुनिए सर, वरना सर। राघव विनती करते हुए 100 बार माफी मांगता है, लेकिन वनराज उसकी एक नहीं सुनता और वो उसे ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकालता है, जिसके बाद राघव कई जगह जाकर इंटरव्यू देता है, लेकिन वनराज ने बिजनेस वर्ल्ड में उसके नाम की इतनी बदनामी कर रखी होती है कि कोई राघव को अपने कंपनी में काम पर रखने के लिए तैयार ही नहीं होता। राघव के घर का राशन भी खत्म हो जाता है, इसीलिए वो मैगी नूडल्स ही बनाता है और मैगी नूडल्स के पकने की खुशबू राघव के पड़ोसी मिश्रा जी की खिड़की तक जाती है और वो उसके पास आकर कहते हैं, अरे राघव बेटा, ऐसा कौन सा जादुई पदार्थ बना रहे हो हाँ, जिसकी खुशबू हर तरफ फैली हुई है? जरा हमें भी चखाओ। जी जी बिल्कुल मिश्रा जी, ये लीजिए। वाह वाह, इन मैगी नूडल्स का स्वाद तो बहुत ही उम्दा है बेटा। मैं जानता हूं कि तुम किन परेशानियों से गुजर रहे हो। तुम्हारे पास काम नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है राघव बेटा। अगर तुम इतने अच्छे मैगी नूडल्स बनाते हो तो फिर तुम मैगी नूडल्स ही क्यों नहीं बेचते हो? कैसा लगा मेरा सुझाव? सुझाव तो बहुत ही अच्छा है मिश्रा जी, लेकिन मैगी बेचने के लिए मेरे पास ना ही ठेले के पैसे हैं और ना ही मैगी नूडल्स बनाने में लगने वाला नया सामान के लिए पैसे हैं। अरे उस सब की चिंता तुम मत करो। हाँ, मेरे पास एक फूड कार्ट है। अपनी जवानी में मैं भी पाव भाजी बनाकर बेचा करता था। आज उसी की बदौलत मैं इतने अच्छे घर में रह रहा हूँ। और रही बात पैसों की, तो तुम मुझे पैसे बाद में दे देना। धन्यवाद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राघव अब मिश्रा जी के फूड कार्ट पर मैगी नूडल्स बेचने लगता है और मैगी नूडल्स बेचते हुए वो खूब सारे पैसे कमाने लगता है और गांव में उसका परिवार उसकी इस तरक्की से बहुत खुश होता है। अरे वाह भैया, राघव भैया, आप सच में मुंबई के बेस्ट और नंबर 1 मैगी बनाते हो। अरे मैं तो आपके इस मैगी नूडल्स फूड कार्ट का व्लॉग शूट करूंगा। थैंक यू मेरे दोस्त। और इस तरह से राघव का मैगी नूडल्स फूड कार्ट हर जगह मशहूर हो जाता है और वो खूब सारे पैसे कमाकर खुद का बिजनेस शुरू करता है और एक अमीर आदमी बनता है। नंदा के बेटे मानव की शादी ऋतिका से होती है। नंदा के घर में उसका पति सोमेंद्र और नौकरानी बिल्लो भी रहते हैं। नंदा बहुत चटोरी होती है और उसे सबसे ज्यादा काजू खाना पसंद होता है। एक दिन नंदा जब अपने मायके जाती है, तभी उसकी बूढ़ी माँ सीमा उसे काजू से भरे बड़े बड़े डब्बे देती है। ये ले नंदा बिटिया, ये काजू से भरे 5 डिब्बे, इन्हें अपने साथ मायके ले जा। ये काजू हमारे गांव के काजू हैं। इनका स्वाद शहर के काजू से लाख गुना अच्छा और मजेदार है। ठीक है अम्मा, धन्यवाद। नंदा घर पर जाकर उन 5 डब्बों को रसोई में छुपा देती है। अब इन काजू को कोई खा नहीं पाएगा। ये काजू सिर्फ मेरे लिए लाए हैं। हाँ। लेकिन 2 दिन बाद सुबह उठकर जब नंदा काजू के डब्बों को देखती है तो काजू के 2 डब्बे पूरी तरह खाली हो चुके थे। नहीं, मैं तो लुट गई। नंदा की ये चिल्लाहट सुनकर सभी घरवाले घबरा जाते हैं और तुरंत रसोई में आ जाते हैं। क्या हुआ माँ जी, आपने कोई भूत देख लिया क्या? अरे मानव की माँ, कोई भूत वूत देख लिया क्या दिन दहाड़े? माँ, आप ठीक तो हो ना माँ? अरे नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे काजू चोरी हो चुके हैं। मेरे काजू को किसी ने खा लिया है। आपके काजू?
बड़ी मालकिन, आप कब से काजू का बिजनेस डालकर बैठी हैं? हाय अरे कल मुही बिल्लो रानी, मैंने अपने मायके से पूरे 5 डब्बे भरकर गांव के काजू लाए थे। और वो काजू कोई मामूली साधारण काजू नहीं थे, वो एक किस्म से बेशकीमती काजू थे। और अब 2 दिन में ही 2 डब्बे काजू खत्म हो चुके हैं। मेरा दिल टूट चुका है। नंदा बहुत भावुक हो जाती है। वहीं सभी उसे इस तरह देखकर परेशान हो जाते हैं। माँ, माना कि गांव के काजू खत्म हो गए हैं, उसके बदले में नए काजू ऑर्डर कर देता हूँ ना। अरे नहीं मानो बेटा, गांव में जो काजू मिलते हैं, हाँ, अरे वो सिर्फ थोड़े ही मिलते हैं और वो इसी कारण बहुत महंगे भी होते हैं। मेरे काजू मेरे लिए किसी गहने जेवरात से कम नहीं थे। जल्दी बताओ, किसने गट के सारे काजू, जल्दी बताओ। अरे मानव की माँ, बौरा गई हो क्या? भला कोई क्यों तुम्हारे काजू खाएगा? मैंने तो ना खाए भैया। मैंने भी नहीं खाए हैं माँ जी। मैंने भी नहीं। मैंने तो काजू को देखा तक नहीं। झूठ, तुम सबके सब झूठ कह रहे हो। मैं तो अब तुम लोगों की तलाशी भी नहीं ले सकती, क्योंकि तुम्हारे पेट के अंदर जो रखे हैं अब काजू। माँ जी, पिछले 2 दिनों में तो घर में कोई आया भी नहीं है। घर में सिर्फ आप, पापा जी, मानव, मैं और बिल्लो रहते हैं। अब हम सब कह रहे हैं कि हमने नहीं खाया तो नहीं खाया, मान लीजिए ना। इतनी छोटी सी बात का इतना बखेड़ा बना रही हो। ए रितिका बहू, तू अपनी जबान मत लड़ा, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। मेरे काजू, मेरे काजू, मेरे काजू। नंदा रोते रोते रसोई से चली जाती है। उस शाम अब तो मैं इन काजू को ऐसी जगह छुपाऊंगी कि कोई इन्हें देख भी नहीं पाएगा। मेरे काजू मेरे लिए मेरी जान से भी बढ़कर हैं। इतने महंगे काजू हैं, इन्हें अब थोड़ा थोड़ा ही खाना होगा, क्योंकि मुझे इनके खत्म होने पर नए काजू जल्दी नहीं मिलने वाले। नंदा काजू के 3 डब्बों को लेकर घर में कहीं छुपाने जा रही होती है। तभी रास्ते में ऋतिका आ जाती है। अरे माँ जी, आप क्यों इन 3 डब्बों को लेकर जा रही हो? लाओ, मुझे दे दो, मैं पकड़ती हूँ, आपके हाथ में दर्द होगा। ना ना रितिका बहू, मैं खुद इन्हें पकड़ सकती हूँ। ना तो मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है और ना ही मैं अभी तक बूढ़ी हो चुकी हूँ तेरी तरह। लेकिन माँ जी, अब इसमें मैंने क्या बिगाड़ा आपका? आप मुझे बूढ़ी क्यों बोल रही हो? हाँ, तो फिर सही ही तो कह रही हूँ। तू मुझे कमजोरी समझती है, जबकि मैं तो तुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, स्ट्रांग, समझी? चल जा 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 भी जा, जाकर रात के खाने की तैयारी कर। हाँ, और उस बिल्लो से कह दे कि आज रात को मुझे खट्टी मीठी दाल खानी है और साथ ही मूंग दाल का हलवा भी। और खबरदार, अब मुझे पुकारा तो मैं एक बहुत ही शुभ काम करने जा रही हूँ। हाँ, हट रास्ते से। नंदा आगे चली जाती है और ऋतिका मुंह बनाते हुए कहती है, खुद को तो किसी गांव की महारानी ही समझती है ये मोटी, ठूस ठूस कर भैंस सी हो गई है। बस हुक्म चलाना आता है और कुछ नहीं। इडियट नॉनसेंस। नंदा उन 3 काजू के डब्बों को टेरेस पर जाकर एक गुप्त अलमारी में छुपा देती है। मेरे पूरे घर की सबसे सीक्रेट जगह, छत की गुप्त अलमारी। यहाँ रखा हुआ सामान तो किसी को भी नहीं मिल पाएगा। अब मेरे इन कोहिनूर सामान काजू पर किसी की भी लालची और लोभी नजर नहीं पड़ेगी। लेकिन अगले दिन जब नंदा वापस से छत पर आती है, तब वो देखती है कि काजू का 3रा डब्बा भी खाली हो चुका है। ये देखकर नंदा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हॉल एरिया में जाकर सभी से गुस्से से कहती है, 3रा डब्बा भी खाली हो गया है। अरे कल ही मैंने 3 डब्बों को छुपा कर रखा था और आज 3रा डब्बा भी खाली हो गया। बताओ जल्दी, किसकी काली करतूत है ये? हाँ, हाय 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 हाय, ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ बड़ी मालकिन। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यह सब इस ऋतिका बहू ने ही किया है, क्योंकि कल जब मैं काजू के डब्बों को गुप्त जगह छुपाने जा रही थी, तभी काली बिल्ली की तरह इस ऋतिका ने ही मेरा रास्ता काटा था और स्वादिष्ट काजू के लालच में इसने मेरा पीछा किया होगा और फिर मेरे काजू चुरा कर खा लिए होंगे। क्यों री चुड़ैल, सच बता। अरे ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मैंने आपके काजू नहीं खाए हैं। मेरा यकीन कीजिए, क्यों मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो आप? मानव, तुम्हारी कसम, मैंने माँ जी के मायके के काजू नहीं खाए हैं। अरे तो फिर किसने खाए मेरे मायके के काजू? नंदा सबसे पूछती है, लेकिन इस बार भी सभी नहीं कहते हैं। नंदा बहुत ही चिंतित हो जाती है। रात में जब ऋतिका नींद से उठती है, तब उसे गर्मी होने का कारण वो छत पर खुली हवा खाने जाती है और वहां वो नंदा को काजू खाते हुए देखती है
और वो उसकी तस्वीर अपने फोन में खींच लेती है। अगली सुबह फिर से नंदा सबको आकर चिल्लाने लगती है। लो कर लो बात, अब तो चौथे काजू का डब्बा भी खाली हो चुका है। कौन है वो काजू चोर? किसने फिर से काजू चुराने की जुर्रत की? मुझे पता है किसने आपके काजू चुराए हैं और किसने उन्हें गटका है, और मेरे पास सबूत भी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो रितिका? रितिका सभी घर वालों को एक फोटो दिखाती है जिसमें नंदा छत पर काजू खा रही होती है, और वो भी आधी रात को। सभी उस फोटो को देखकर चौंक जाते हैं। माँ? हाँ, माँ जी खुद ही अपने काजू खाती हैं और बाद में हम सबसे कहती हैं कि हमने उनके काजू खाए हैं। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। इनकी याददाश्त ही इतनी कमजोर है कि इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, और यही है वो वजह जिस कारण ये पिछली रात जो कुछ हुआ सब भूल जाती हैं और हम सबसे पूछने आती हैं कि काजू आखिर किसने खाए। नंदा ये सब जानकर बहुत शर्मिंदा होती है। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी ही गलती का इल्जाम आप सब पर लगाया। नहीं माँ जी, आपको इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यह आपने जानबूझकर थोड़े ना किया है। और हाँ, चिंता मत करो मानव की माँ, क्योंकि माँ जी ने तुम्हारे मायके से और 5 डब्बे काजू भिजवाए हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। सच? अरे वाह, फिर तो हम सब मिलकर एक पूरा डब्बा काजू खाएंगे और काजू पार्टी करेंगे। फिर सभी एक साथ मायके का काजू खाते हुए काजू पार्टी मनाते हैं और इस तरह काजू की उलझन दूर हो जाती है। पायल और मेघना दोनों सगी बहनें होती हैं। मेघना बड़ी होती है, वहीं पायल उसकी छोटी बहन होती है। दोनों की शादी एक घर के 2 बेटों से तय होती है। मेघना की शादी देव से और पायल की शादी अनुज से होती है। पायल हमेशा से ही अपनी बहन मेघना से जलती है, क्योंकि मेघना और पायल में से मेघना हमेशा से बहुत होशियार और समझदार होती है। जब उनकी पहली रसोई की रस्म होती है तभी दोनों खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को परोसते हैं। ससुराल में सास नीलांबरी, ससुर जयंतलाल और छोटी ननद जूही होते हैं। अरे वाह मेघना बहू, तुम्हारे हाथों की बनी खीर पूरी तो वाकई में लाजवाब है। लेकिन पायल भाभी के हाथों से बनी हुई सारी डिशेस एकदम घटिया हैं। इनका तो कोई स्वाद ही नहीं है। ये आपने क्या दे दिया पायल भाभी हमें? मुझे तो आपके हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जूही बिटिया, इस तरह मत कहो। तो किस तरह कहूँ पापा? देव भैया, अनुज भैया, माँ, आप लोग भी ये शीरा टेस्ट कीजिए, देखिए कितना बेस्वाद बना है। सॉरी, वो दरअसल छोटी ने कभी इतनी कुकिंग नहीं की, इसीलिए उसे ये सब बनाना नहीं आता। उसने तो कॉलेज जाने की उम्र में गैस ऑन करना सीखा था। मेघना भाभी, अगर ऐसा ही है तो प्लीज आप अपनी छोटी को खाना बनाना सिखाइए प्लीज। सच में ये तो बड़ा ही बेस्वाद बना है भाई। सीख लूंगी माँ जी, अनुज जी। हाँ, और आप सब पहली बार में ही इतने ताने दे रहे हो, मैं सीख जाऊंगी ना, थोड़ा समय तो दीजिए। पायल गुस्से से मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन जब गली के सभी औरतें मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए घर आती हैं तभी हाय हाय हाय, कुछ भी क्या नीलांबरी, लेकिन तेरी बड़ी बहू मेघना तो बहुत सुंदर है, एकदम कोहिनूर। अब दोनों बहनें हैं तो उसमें छोटी या बड़ी, दोनों में से एक तो ज्यादा अच्छी होगी ही ना। तुम चिंता मत करो पायल, तुम मेघना से थोड़ी कम खूबसूरत हो, लेकिन इतनी भी बदसूरत नहीं हो। पायल को और भी बुरा लगता है। ससुराल में भी हमेशा मेघना ही सारे काम अच्छे से करती, जिस कारण सभी उसके ही गुणगान गाते। एक दिन सास नीलांबरी अपनी दोनों बहुओं को खानदानी गहने देती है। तभी वो मेघना को ज्यादा और पायल को कम गहने देती है। ये लो मेघना बहू, ये तुम रख लो, और ये गहने तुम रख लो पायल बहू। धन्यवाद माँ जी। ये क्या माँ जी, आपने दीदी को ज्यादा और मुझे कम गहने दे दिए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है पायल भाभी, क्योंकि मेघना भाभी इस घर की बड़ी बहू है और आप छोटी बहू, और मेघना भाभी आपसे ज्यादा गुणवान है और आपके गुणों के बारे में तो पूछिए ही मत। पायल गुस्सा हो जाती है और वो अपने कमरे में जाकर चीजों को यहाँ से वहाँ पटकने लगती है, और ये सब करके वो अपना गुस्सा निकालती है। दीदी खुद को समझती क्या है, और ये घर वाले हमेशा से बचपन से लेकर आज तक, यहाँ तक कि एक ही ससुराल में भी मुझे इन लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। ससुराल में भी दीदी नाम की आफत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। नहीं, मैं इस ससुराल में दीदी का राज नहीं चलने दूंगी। मैं उन्हें यहाँ से निकाल दूंगी, और ऐसा करके वो मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। पायल का अब एक ही मकसद होता है,
और वो होता है अपनी दीदी मेघना को घर से बाहर निकालना। अगले दिन जब मेघना बाजार से सास नीलांबरी के लिए शैम्पू लाती है, तभी पायल उसे एक एक्सपायरी डेट वाले शैम्पू से बदल देती है। लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं, लेकिन अब माँ जी मेघना दीदी के लाए हुए शैम्पू को अपने बालों में लगाएंगी, तभी उनके बाल खड़े हो जाएंगे, या यूं कहूँ कि वो गंजी ही हो जाएंगी। जो भी होगा देखने लायक होगा। जब पायल वो शैम्पू नीलांबरी को देती है, तब उसे लगाने के बाद नीलांबरी के बाल जल जाते हैं और वो चीख पड़ती है। अरे नहीं, मेरे बाल! ये तुमने क्या दे दिया मेघना बहू? तुम्हारे कारण मेरे बाल जल गए। तुम्हारी आज तो खैर नहीं। नीलांबरी मेघना को बेलन से पीटती है और पायल को ये सब देखकर बहुत खुशी होती है और उसके मन में बहुत लड्डू फूटते हैं। पायल अपनी चालों को चलना जारी रखती है। ऐसे ही एक दिन, मेघना बहू, तुम्हें कल सुबह 6 बजे ही उठना होगा, क्योंकि कल घर में हवन पूजा है और कल दिन भर तुम्हें पूजा में उपस्थित रहना है। 6 बजे उठकर तुम सारे प्रसाद की तैयारी करोगी, ठीक है? ठीक है माँ जी। मेघना को अगली सुबह जल्दी उठने का आदेश मिल जाता है, लेकिन पायल के होते हुए ये संभव भी कैसे हो पाता। पायल मेघना के खाने में नींद की गोलियां मिला देती है, जिससे मेघना अगले दिन सुबह उठ ही नहीं पाती है और दिन भर सोती ही रहती है। पंडित जी थोड़ी देर में आते ही होंगे, और इस लड़की को तो देखो, घोड़े बेचकर कुंभकर्ण की तरह सो रही है बस। देव बेटा, तेरी बीवी को संभाल, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस घर से बाहर निकाल दूंगी इसे। पता नहीं माँ क्या हो गया है मेघना को, पिछले कुछ दिनों से गलतियों पर गलतियां किए जा रही है बस। जब रात में मेघना सोकर उठती है, तभी उसे अपने ससुराल वालों के बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं। मेघना खुद हैरान होती है कि उससे ये सारी गलतियां आखिर कैसे हो रही हैं, जबकि उसे इस बात की खबर नहीं थी कि इन सब के पीछे पायल है। बेचारी मेघना दीदी, उन्हें लग रहा है कि ये सब वो खुद कर रही हैं, जबकि उन्हें इस बात की जरा सी भी खबर नहीं है कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है। अब मेरा अगला वार ऐसा होगा जिससे सभी घर वाले मेघना दीदी को भूल भी जाएंगे और उनसे नफरत भी करने लगेंगे और साथ ही वो गायब भी हो जाएंगी। कहाँ? वो तो किसी को नहीं पता चल पाएगा। पायल कुछ गुंडों से मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाती है। ये लो पैसे, तुम्हें उसे किडनैप करके ले जाना है और उसे खाई में फेंक देना है, ठीक है? ठीक है, लेकिन हमारी जान खतरे में तो नहीं पड़ेगी ना? नहीं, मैं दीदी की हैंडराइटिंग अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं उनकी हैंडराइटिंग में एक चिट्ठी लिखूंगी जिसमें मैं ऐसे दर्शाऊंगी कि उन्होंने खुद की मर्जी से भागने का प्लान बनाया है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा रही हैं, इसीलिए क्योंकि उन्हें ये ससुराल और देव भैया बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है मैडम, तो फिर कोई बात नहीं। पायल एक चिट्ठी लिखती है और वो भी मेघना की हैंडराइटिंग में, ताकि सबको लगे कि मेघना अपनी मर्जी से भाग चुकी है। लेकिन रात के अंधेरे में गुंडे गलती से मेघना की जगह पायल को ही किडनैप कर लेते हैं और उसे बेहोश करने जाते हैं कि तभी वहां पर मेघना आ जाती है और वो उन गुंडों को खूब मारती है। क्यों रे कमीनो, निकलो यहाँ से। और तू छोटी, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है। तेरे ही पति अनुज ने तुझे गुंडों से बात करते हुए पकड़ लिया था और उसने हम सबको बताया। पायल, तुमने ये जो कुछ भी किया है मेघना भाभी के साथ, वो बहुत गलत किया है और मैं तुम्हें उसके लिए माफ नहीं करने वाला। अरे माफी तो क्या, पायल बहू को तो इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, चलो निकलो अभी के अभी। मुझे माफ़ कर दीजिए आप सब, मैंने दीदी के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन हमेशा से सभी दीदियों और मेरी तुलना में मुझे दीदी से कम मानते रहे, इसीलिए मेरी दीदी के प्रति प्यार नफरत में बदल गया। अगर तू ऐसा सोच रही है तो तू बहुत गलत है पायल बहू। मैं जानती हूँ, मैंने और काफ़ी लोगों ने तुम्हें ताने कसे हैं, लेकिन अब नहीं। अब हमारी दोनों बहुएं एक समान ही हैं। चल आजा, अब एक झप्पी तो देते पगली। पायल और मेघना दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगती हैं और उस दिन के बाद दोनों बहनें अपने एक ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। निष्ठा की शादी ऋषभ से होती है। उसके ससुराल में उसकी सास मनोरमा, ससुर बलदेव, जेठ इंदर और जेठानी सुरभि होते हैं। सुरभि जब तक घर की इकलौती बहू होती है तब तक सब उसके हाथ में होता है, लेकिन निष्ठा के आने के बाद उसे ऐसा लगता है कि सबका उसके ऊपर से प्यार है वो कम हो गया है। निष्ठा बहू, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है, ये खाकर बताओ कैसा है।
वाओ मम्मी जी, ये हलवा तो कमाल का बना है, मजा ही आ गया इसे खाकर। थैंक यू मम्मी जी। मनोरमा, अभी निष्ठा को आई ठीक से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और अभी से ये घर की लाडली सदस्य बन गई है, हाँ? तो क्या, अरे मेरी दोनों बहुएं मेरी बहुएं नहीं, मेरी बेटियां जैसी हैं। अगर ऐसा है तो सबसे पहले इस निष्ठा की बच्ची को क्यों खिलाया आपने हलवा? मुझे क्यों नहीं खिलाया? हाँ, कहने को कहती है बस ये बुढ़िया, असल में तो इसे बस ये निष्ठा ही पसंद है। एक दिन जब घर में मेहमान आते हैं तभी सास मनोरमा रसोई में आती है और अपनी दोनों बहुओं से कहती है, निष्ठा बहू, तू बाहर चल, इस सुरभि बहू को ही काम करने दे सारा। ये जल्दी जल्दी बना लेती है सब कुछ, तू तब तक बाहर का काम संभाल। ठीक है मम्मी जी। मनोरमा और निष्ठा वहां से चले जाते हैं। सुरभि तो फटाफट कर लेगी मेरी जूती। ये मम्मी जी खुद को क्या समझती है पता नहीं, बस अपनी छोटी बहू सर पर चढ़ा कर रखा है। और कुछ नहीं, मुझे बस बेवकूफ समझ रखा है, लेकिन मैं बेवकूफ बनने वाली नहीं। अगर तुम लोग मेरे साथ बेईमानी करोगे तो मैं भी बेईमान बनूंगी। एक दिन जब निष्ठा का जन्मदिन आता है तभी सास, ससुर और जेठ उसके लिए खूब सारे गिफ्ट्स लाते हैं और पूरे घर को सुंदर तरह से सजाते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, मुझे ये डेकोरेशन और ये गिफ्ट बहुत पसंद आए। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत बहुत। सुरभि, तुमने निष्ठा को हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया? काम में इतनी बिजी हो कि घर में किसी के जन्मदिन है ये भी भूल गई। मुझे नहीं विश करना इसको। मैं जा रही हूँ अपने मायके, रात को देर से आऊंगी, आप सब पार्टी करो अपनी। सुरभि, ये कैसा बर्ताव है? सुरभि, रुको सुरभि, मेरी बात सुनो। रहने दीजिए इंदर भाई साहब, सुरभि भाभी को मायके में जाने का मन होगा और मुझे मेरे जन्मदिन की बधाई देने के लिए उन्हें मत कहिए। उन्हें मुझे बधाई देनी है या नहीं वो उनकी मर्जी। पता नहीं कौन से झटके लगते हैं तेरी जेठानी को अचानक से निष्ठा बहू। खैर, उसके कारण हम ये जश्न का माहौल क्यों मातम में बदले। चलो केक काटो, केक काटो। मनोरमा केक लाती है और निष्ठा अपने जन्मदिन का केक कट करती है। सुरभि ये सब चुपचाप अपने घर से बाहर से देखती है और उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। मम्मी जी को तो देखो कैसे फुदक फुदक कर खुश हुए जा रही हैं। मेरे जन्मदिन की पार्टी इस घर में कभी नहीं मनाई गई और इस निष्ठा को आए अभी तक ठीक से 1 साल भी नहीं हुआ और इस पर तो सभी इतना प्यार बरसा रहे हैं कि बस पूछो मत, यहाँ तक कि मेरा पति भी। एक रात डिनर करते समय निष्ठा सबको बताती है, मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। वो मैंने कुछ दिनों पहले ही एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था और अब मुझे वहाँ से कॉल आया है। वो लोग बता रहे थे कि मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। मम्मी जी, पापा जी, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं जॉब पर जा सकती हूँ? हाँ हाँ निष्ठा बहू, जरूर जरूर, तुम्हें कौन मना करने वाला है। निष्ठा बहू, अगर तुम्हें एक अच्छा अवसर मिला है तो तुम इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दो। जाओ बहू, जीवन में आगे बढ़ो। थैंक्स मम्मी जी, थैंक्स पापा जी। निष्ठा अब काम पर जाने लगती है। निष्ठा सुबह का नाश्ता और आधा काम पूरा करके ही काम पर जाती है, लेकिन इसमें भी सुरभि को दिक्कत होती है और वो सोचती है कि उस पर ही ज्यादा काम का बोझ पड़ रहा है। निष्ठा बहू, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो। और हाँ, चाय बनाने के बाद मुझे पकौड़े तलकर दे दे। भाभी, आज मेरी छुट्टी है तो आज प्लीज मेरे पसंदीदा रसगुल्ले भी बनाइएगा। ठीक है। सुरभि गुस्से से सारा काम करती है। मुझे नौकरानी और उस निष्ठा चुड़ैल को सिठानी बनाकर रखा है इन घर वालों ने। एक दिन जब मनोरमा और बलदेव दोनों पति पत्नी कहीं दूर घूमने जाते हैं तभी आते वक्त वो सबके लिए कुछ न कुछ लाते हैं, लेकिन सुरभि ने जो मिठाई मंगवाई होती है वो मिठाई के दुकान में ही छूट जाती है और जब तक मनोरमा और बलदेव को ये समझ आता है तब तक वो दोनों अपने शहर पहुंच चुके होते हैं। टैक्सी के अंदर, अरे बाप रे बलदेव जी, हमने तो सुरभि बहू ने मंगवाई हुई स्पेशल मिठाई तो हम उसी मिठाई की दुकान में भूल गए। अब हम क्या करें? इतनी चिंता मत करो, सुरभि बहू समझ जाएगी। और वैसे भी हमने जानबूझकर थोड़ी ये किया है, गलती से भूल गए हम उस मिठाई के डिब्बे को लेना। ठीक है जी। मनोरमा बलदेव की बात मानती है और कुछ नहीं कहती, लेकिन उन दोनों के घर आने के बाद जब सुरभि को पता चलता है कि उसकी मंगवाई हुई मिठाई वो दोनों नहीं लाए हैं तब वो गुस्सा हो जाती है।
हमें माफ़ कर देना सुरभि बहू, जल्दबाजी में कुछ समझ में नहीं आया। हमें लगा कि मिठाई की दुकान के दुकानदार ने हमें मिठाई दे दी है, लेकिन वो मिठाई तो वहीं छूट गई। सॉरी बहू। हाँ, इस बुढ़िया ने ही खाली होगी मेरी फेवरेट मिठाई। सबके लिए बिना भूले उनकी मंगवाई गई चीजें लाई हैं और मेरी एक मिठाई नहीं लाई। सुरभि अब अपने ससुराल वालों से बहुत रूठ चुकी थी और उसे सभी बेईमान लगने लगते थे। बस बहुत हुआ, अब मैं अब जा रही हूँ यहाँ से। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहूंगी। अपना हक लेकर जाऊंगी। इन लोगों ने मेरे साथ रिश्ता निभाने में बेईमानी की है ना, इसीलिए मैं भी इनके साथ बेईमानी करूंगी। सुरभि उस रात घर की तिजोरी में से सारे पैसे लेकर चली जाती है। अब मैं किसी को शक्ल नहीं दिखाऊंगी, वापस सबको भूल जाऊंगी और अपनी एक नई शुरुआत करूंगी। ये पैसे भी मैंने चुराए नहीं हैं, ये मेरे हक के पैसे हैं। बड़ी बहू हूं मैं उस घर की। सुरभि उस सुनसान सड़क पर चल रही होती है कि तभी वहां उसे 3 गुंडे घेर लेते हैं। अरे वाह वाह, कहाँ चली फूल की कली, जरा हमें भी तो अपने साथ ले चलो। ओ तेरी, अपन की तो लॉटरी लग गई है भाई लोग। ये देख, इसके हाथ में पैसों से भरा सूटकेस है। आइला। नहीं, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। तीनों गुंडे सुरभि पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर उसके घर वाले आ जाते हैं और वो लोग उसे बचाते हैं। सुरभि भाभी! बहू! बड़ी बहू! ऋषभ और इंद्र मिलकर उन गुंडों को वहां से भागाते हैं और सुरभि को बचाते हैं। उस रात सुरभि की आंखें खुल जाती हैं। जब उसके ससुराल वाले ही उसकी जान बचाते हैं, वो बहुत खुश होती है, लेकिन साथ ही अपनी बेईमानी पर शर्मिंदगी महसूस करती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया है आप सबके साथ, बहुत बेईमानी की है, लेकिन मुझे लगा कि आप सब मुझे प्यार नहीं करते और मुझे इज्जत नहीं देते हैं, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। किसने कहा रे पगली कि तुझे कोई प्यार नहीं करता? अरे तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, बड़ी बहू है तू मेरी। भाभी, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप प्लीज कभी भी ऐसा फील मत करना। सुरभि को अपनी गलतियां समझ में आ जाती हैं और उस दिन के बाद पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।